तो फाइनली लेट्स स्टार्ट। वेक्टर्स अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर्स क्या होते हैं उसको समझने के लिए मैंने कार्टून बनाया है तुम लोगों से रिलेटेड, है ना। अभी तुम लोग सब स्टूडेंट फेज में हो लाइफ के, और स्टूडेंट रहना ही चाहिए, पूरी लाइफ सीखते रहना चाहिए। तो यू हैव पोटेंशियल, ओके, यू हैव पोटेंशियल, यू हैव मैग्नीट्यूड, इट मीन्स यू हैव पोटेंशियल, तुम्हारे पास पोटेंशियल है, टैलेंट है ना। अभी तुम्हारे पास खाली टैलेंट है ना। और किस चीज की कमी है, जो भी तुम्हारा जो एम्बिशन है बनने का। ये जो मैंने बना रखा है ये कार्टून, इसके गले में क्या लटका हुआ है, स्टेथोस्कोप। तो ये डॉक्टर है, और इसके सिविल इंजीनियर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये इंजीनियर का बना रखा है, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा एम है, तो व्हाट यू आर लैकिंग राइट नाउ इज डायरेक्शन। क्या नहीं है तुम लोगों के पास? डायरेक्शन नहीं है। टैलेंट है, सब कुछ है ना। उसके बाद भी अगर सही दिशा नहीं होता है, सही डायरेक्शन नहीं होती है, तो यू कैन नॉट अचीव योर गोल, मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो तुम अभी स्केलर क्वांटिटी हो, तुम्हें क्या बनना है? वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रही है बात क्या सबको? सर है ना। तो इसलिए कहते हैं स्केलर पढ़ लो फिजिक्स में, स्केलर नहीं वेक्टर पढ़ लो, नहीं तो स्केलर रह जाओगे। इसका मतलब वेक्टर अगर नहीं पढ़ा तो वेक्टर क्वांटिटी भी आती है, दिशाहीन रह जाओगे अपने कैरियर में। तो वेक्टर पढ़ लो, स्केलर रह जाओगे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स पढ़ना। एक इंटरेस्टिंग, मैंने स्टार्टिंग में आपको कार्टून से समझाया कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर्स इन फिजिक्स। उससे पहले अपन देखेंगे सम बेसिक डेफिनेशंस जो तुमने यूनिट एंड डायमेंशन के चैप्टर में पढ़ी है। तो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो क्या लिखा हुआ है? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली का मतलब होता है किसी चीज को आप दो तरह से मेजरमेंट कर सकते हो, क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली मीन्स होता है कि तुम नंबर में नहीं बता पा रहे हो, खाली कम ज्यादा ऐसा बोल रहे हो, है ना। एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, कितना करती है? बहुत करती है, थोड़ा करती है, ज्यादा करती है, बहुत ही करती है ऑफकोर्स। तो इसमें तुम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, है ना। यू आर हैविंग पेन, है ना, एक है तुम्हें, एक ACHE, ठीक है। तो उसको तुम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या है, तुम क्वालिटेटिवली फिर भी बोल रहे हो कि मेरा बहुत ज्यादा सिर दुख रहा है, या थोड़ा सा हल्का सिर दुख रहा है, तो उसको तुम नंबर में नहीं बता पा रहे हो। तो ये कैसा मेजरमेंट है? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव फिर जब तुम नंबर में बता पाते हो, उसे क्या बोला जाता है? क्वांटिटेटिव, फिजिकल है ना। उसे क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव। नंबर्स में एक्सप्रेस कर, क्या क्वांटिटी है, क्या अमाउंट है, क्वांटिटी। देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या क्वांटिटी है, उसे नंबर में एक्सप्रेस कर पाते हो तो उसे क्वांटिटी कहते हैं। तो हर वो चीज, कुछ भी ऐसी चीज जिसको तुम क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हो, नंबर में बता सकते हो, वो सारी चीजें फिजिक्स में क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी होती है। समझ में आ रही है बात क्या? यस है ना। सर जैसे मास को तुम बोल देते हो कि 1 किलो शुगर, 2 kg शुगर, 3 kg, 5 किलो शुगर, तो तुम नंबर में बता पाते हो मास को, ठीक है। ऐसे ही लंबाई को तुम बोलते हो मेरी लेंथ है या 6 फीट है, तो तुम इसको भी नंबर में बता पा रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें इंटेलेक्चुअल है, जैसे तुम नाप पाते हो क्या, है ना। इंटेलिजेंस है, तुम बोलते हो कम ज्यादा, बहुत ज्यादा, IQ लेवल, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है अगर नंबर में नहीं बता पा रहे हो। नंबर में बता दो तो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। दूसरा, फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेशन में मैंने एक वर्ड अंडरलाइन कर रखा है, वो क्या है? मेजर्ड। मेजर्ड से रिलेटेड वर्ड, दैट इज योर मेजरमेंट। क्या? मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब क्या होता है? नाप, तोलना, तोलना, उसे जो बोलते हो आप। तो व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट? मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ कंपैरिजन, है ना। एक्ट ऑफ कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड यूनिट। आप शुगर लेने, या आपकी किराने की दुकान है मान लो, तो आपको कोई बोलता है कि मेरे को 2 किलो शुगर दे दो, है ना, 2 kg। तो व्हाट यू डू, एक आपके पास 1 kg का बाट एक बार रखा, फिर 1 kg का दूसरा बाट रखा, है ना, ये स्टैंडर्ड हो गया आपका। और फिर आपने उधर से शुगर डालना शुरू करी। शुगर कब तक डाल के गए? जब तक ये स्टैंडर्ड जो आपने रखे 1 1 kg के 2 बाट रखे, बार्ट्स रखे जो, वो जब तक बराबर नहीं हो गया, जब तक तुमने उसे शुगर इधर ऐड करते रहे। तो तुमने क्या करा, शुगर को किसके कंपैरिजन से नापा? स्टैंडर्ड से नापा जो तुम्हारे पास अवेलेबल था, 1 kg का बाट या 2 kg का, एक ही था तो एक ही रख दिया। तो तुम क्या कर रहे थे? मेजरमेंट करना मतलब क्या होता है? मेजरमेंट करना मतलब क्या होता है? जो स्टैंडर्ड होता है तुम्हारे पास पहले से 1 kg, 2 kg, उसके साथ तुम कंपेयर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज योर मेजरमेंट। समझ में आ रही है बात क्या? सर सपोज कर लो ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है, और मैंने बोला इस पेपर की लंबाई नापो तुम। तो ये अब क्या, कौन सा एक्ट कर रहे हो तुम? कौन सा एक्ट कर रहे हो? मेजरमेंट करोगे तुम। एक बार रखोगे इसको, उसके बाद यहाँ पॉइंट लगा के फिर दूसरी बार रखा तुमने, तो तुमने बोला इसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर।
तो ये कंपेयर करो, ये स्टैंडर्ड है तुम्हारा, इससे कंपेयर कर रहे हो इसकी लंबाई को, दैट इज कॉल्ड एज योर मेजरमेंट। एक्ट ऑफ कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड एज मेजरमेंट। तीसरी चीज आती है स्टैंडर्ड यूनिट, वर्ड आ रहा है इसमें, बिल्कुल लाइन से चल रहा है, ये समझ पाओगे तो ये समझोगे। फिर मेजरमेंट, मेजरमेंट में वर्ड आ रहा है स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, और ये वर्ड स्टैंडर्ड लगा हुआ, उसका मतलब क्या है, तो यूनिट का मतलब क्या है अपने आप में, तो यूनिट का मतलब होता है आर्बिट्रेरली चूजन, आपके मन चाहा आपने चूज कर लिया, आर्बिट्रेरली चूजन स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी को नापने के लिए जो आपने आर्बिट्रेरली चूज कर लिया है, खुद ब खुद ऐसे ही जो भी आपका दिल चाहा आपने चूज कर लिया, बट दैट मस्ट बी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड होने का मतलब क्या है, अब मैंने बोला पहले के जमाने में ये यूनिट चलती थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक के हाथ की लंबाई को बोलते थे, जो भी हिंदी में एक हाथ बोलते थे, या क्यूबिट बोला जाता है, कोनी तक की लंबाई को कितना बोलते थे, क्यूबिट। अब कपड़े लेने वाले की दुकान पे जाओगे तो एक छोटे बच्चे से नपवाओगे तो उसका हाथ छोटा है ना, कोई लंबे हाथ वाला इंसान है तो उसका हाथ लंबा है, तो दैट इज नॉट स्टैंडर्ड, है ना। तो छोटे बच्चे के हिसाब से दोगे तो क्या होएगा, और बड़े के हिसाब से दोगे तो अलग अलग मेजरमेंट आएगी। मैंने बोला 3 क्यूबिट आप मेरे को कपड़ा दे दो, तो 3 क्यूबिट छोटे बच्चे के हिसाब से दिया तो बहुत कम कपड़ा आएगा, तो जिसका हाथ लंबा है उसके हिसाब से दिया तो ज्यादा कपड़ा आएगा। तो द मेजरमेंट इज नॉट स्टैंडर्ड। उस केस में आप क्या बोलोगे, सबके लिए बराबर होना वो स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड मीन सबके लिए बराबर। अब 1 kg का बाट आपने रखा और 1 kg शुगर तोली, यहाँ पे तोली, दूसरी जगह पे भी 1 kg का बाट रख के शुगर तोली, दोनों मेजरमेंट कैसे हैं, 1 kg इज दैट स्टैंडर्ड, वो सबके लिए एक जैसा है, तो दैट इज योर स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब। समझ में आई बात सबको? Yes, sir. तो आर्बिट्रेरली चूजन, आपने अपनी मर्जी से चूज करा है इसको, और स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब समझ गए, रेफरेंस मतलब उससे आप दूसरी चीज को तोल रहे हो, दैट इज योर रेफरेंस फॉर मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी। मेजरमेंट का मतलब बता चुका हूँ, एक्ट ऑफ कंपैरिजन इज कॉल्ड मेजरमेंट। जैसे मैंने लिखा है, कुछ यूनिट्स लिखी हुई है नीचे। किलोग्राम किसकी यूनिट होती है बच्चों, किसको नापते हो किलोग्राम में, मास को नापते हो। मीटर में किसको नापते हो तुम बोलो, लेंथ को या डिस्टेंस को, ऐसा यूनिट्स लिख रखी है मैंने, लेंथ को या डिस्टेंस को। सेकंड में किसको नापते हो तुम बच्चों, ऐसा ही टाइम को नापते हो। तो ये यूनिट्स हैं, ये क्वांटिटीज हैं। तो ये सारी पॉइंट्स क्लियर है क्या, 3 पॉइंट देखे अपने, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है और यूनिट क्या होती है। पढ़ क्या रहे हैं, वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। वेक्टर्स भी एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, इस वजह से बता रहा हूँ तुम्हारे को फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, बेसिक। अब आपको मालूम है देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे इंग्लिश में बात करूं तो कितने लेटर्स होते हैं बच्चों, ABCD से मिला लो, कितने होते हैं, शायद 26 होते हैं ना। 26. हाँ, ABCD उन, हाँ, तो तुम्हारे पास अल्फाबेट्स जो हैं वो फिक्स हैं कि 26 अल्फाबेट्स हैं। तो उस 26 अल्फाबेट से वर्ड्स कितने बना सकते हो तुम बताओ, यू कैन फॉर्म इनफाइनाइट वर्ड्स। वर्ड्स कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट वर्ड्स बन सकते हैं। और लेटर तो तुम्हारे पास क्या है, फाइनाइट, 26। ऐसे ही तुम्हारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज तो कितनी है, 7 है SI सिस्टम में, पर उससे जो तुम क्वांटिटीज बना सकते हो वो कितनी बन सकती हैं, जितनी भी आप डिफाइन कर सकते हो, जितनी भी डिफाइन, हालांकि वो फाइनाइट होंगी, पर जितनी भी दूसरी क्वांटिटी है इसके अलावा वो सारी की सारी क्या होंगी, उनसे मिलकर बनेगी। जैसे एक वर्ड है, मैं लिख रहा हूँ WIN, ये 3 लेटर से बना हुआ है, विन, यू हैव टू विन, ठीक है। तो विन वर्ड 3 लेटर से मिलकर बना हुआ है, तो 26 में से कितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जितने भी वर्ड्स बनाया जा सकते हैं। तो ऐसे ही ये 7 क्वांटिटीज स्टैंडर्ड हैं, फंडामेंटल है, बेसिक है, ये न्यू है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं SI सिस्टम में। कौन कौन सी, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम का सिंबल है, सारे सिंबल लिखे हुए क्वांटिटीज। थीटा मतलब क्या, टेम्परेचर, है ना। I मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ये आपके फिजिक्स के चैप्टर के ऑर्डर में मैंने बताया था, याद रखने का एक तरीका है। सबसे पहले मैकेनिक्स पढ़ते हो तो तुम मास की बात करते हो, मैकेनिक्स मतलब तुम मोशन वगैरह फोर्स वगैरह पढ़ते हो, उसमें मास की बात करते हो, लेंथ की बात करते हो, टाइम की बात करते हो। फिर जैसे ही तुम्हारा मैकेनिक्स होता है, ग्रेविटेशन के बाद जाते हो तो तुम वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, उसमें आता है टेम्परेचर। उसके बाद तुम्हारी 11th की फिजिक्स पूरी हो जाती है, 12th की फिजिक्स में पार्ट 1 में जाते हो तो वहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी देखने को मिलती है तुम्हारे को, करंट। पार्ट 1 12th का पूरा हो जाता है तो फिर ऑप्टिक्स में एक क्वांटिटी आती है, तुम्हारे लेवल पर नहीं पढ़ते हैं, पर एक क्वांटिटी होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल होता है। उसके बाद तुम फिजिक्स में ही एटम न्यूक्लियाई वाला चैप्टर पढ़ते हो, उसमें क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मोल, ये तुम फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होते हो, N फॉर मोल्स, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मोल। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और इनसे कई सारी डेराइव क्वांटिटी बनाई जा सकती है। जैसे मैं इन दोनों को ही पकड़ लूँ, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब ये लेंथ मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम,
ठीक है, और ये टाइम, तो कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी बच्चों? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज योर स्पीड बन जाएगी। तो ये देखो जो स्पीड जो नई क्वांटिटी बनी है वो दो क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है, तो ये वाली क्वांटिटी क्या कहलाएगी? डायरेक्ट क्वांटिटी कहलाएगी। इतना क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, अब फिजिकल क्वांटिटीज देखा तुमने बहुत सारी हैं, जैसे तुमने बोला बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी। अब तुम्हारे को बोला इसको क्लासिफाई करो, इसको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग बैग्स में भर के रखो, फिजिकल क्वांटिटीज की क्लासिफिकेशन करो। तो फिजिकल क्वांटिटीज का आप बोल सकते हो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज प्योर रेशो होती हैं, रेशो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज। जैसे 10th में 11th वाले बच्चे पढ़ के आते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम जिसमें वो ट्रेवल कर रही है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड, ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, तो दोनों यूनिट एक जैसी तो कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल हो जाएंगी तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, नंबर जरूर होगा, है ना, इसका नंबर जरूर होगा, 1 होगा 2 होगा जो भी होगा, पर इसके साथ यूनिट नहीं होंगी। तो प्योर रेशो हैव ओनली नंबर, नो यूनिट्स। इसका खाली मैग्नीट्यूड होता है, नंबर होता है, और यूनिट नहीं होती। यूनिट क्यों नहीं होती है? यूनिट लेस क्यों हो जाता है? ऊपर भी सेम यूनिट नीचे भी सेम यूनिट, तो कैंसिल हो जाता है डिवाइड करना। ऐसे ये रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कंपेयर कर रहे हो तुम, पानी से कितना भारी है ना, ये सब्सटेंस एयर से कितना भारी है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन रिलेटिव डेंसिटी जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, है ना। आपने मैंने एक बेसिस बना लिया पानी और दूसरा लिया लकड़ी। मैंने देखा कि पानी से हल्की होती है लकड़ी, तो ऊपर की तरफ तैरती है। तो स्टैंडर्ड मतलब जिससे तुम कंपेयर करो, पानी से कंपेयर कर रहे हो तो डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा, ऊपर डेंसिटी ऑफ फूड आ जाएगा। तो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो दोनों की यूनिट एक जैसी हैं, तो कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल हो जाएंगी तो ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी? प्योर रेशो। समझ में आ रही बात? एक और केमिस्ट्री में पढ़ते हो तुम, दैट इज अ मोल फ्रैक्शन, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस टू द टोटल मोल्स। तो ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो कैंसिल होकर क्या हो जाती है? यूनिट लेस हो जाती है। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज आर प्योर रेशो। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज प्योर रेशोज होती हैं, एक्सेट्रा लिखते हैं यहाँ पे। और फिर दूसरी तरह की क्वांटिटीज को आप रखोगे स्केलर्स के बैग में। आपके पास 4 थैले हैं, एक में प्योर रेशो रख दी है सारी क्वांटिटी जो प्योर रेशो है, दूसरे बैग में आपने स्केलर क्वांटिटी को रख दिया। किस बेसिस पे अभी अपन देखेंगे। तीसरे वाले बैग में वेक्टर्स को रख दिया, और चौथे में आप टेंसर्स। टेंसर्स अपने लेवल पे नहीं पढ़ना होती है, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी दो ही होती है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपने लेवल पे, और ये सारी क्वांटिटी टेंसर वाली की बात अपन नहीं कर रहे। इतना सबको क्लियर है? 11वीं के जो नए बच्चे हैं? यस सर। हाँ, बोलते जाना, इंटरेक्शन करना है, पूछा जाए तो बोलना है सर। अब अपन डेफिनेशंस पढ़ेंगे, है ना, स्केलर्स और वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। तो साफ साफ लिख रखा है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, ये 9th में भी पढ़ते हो तुम, फॉर देयर मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन। अब ये क्या है, आगे अपन केसेस देखेंगे समझने के लिए, तो आपको समझ में आएगा मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन क्या होता है। आपने खाली मैग्नीट्यूड बताया और आप पूरी तरह से उसको समझा पाए अपनी बात को, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें आपको खाली मैग्नीट्यूड बता रहे हो, सामने वाले को आपकी बात समझ में आ जा रही है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को कौन से बैग में रखोगे? स्केलर्स में। समझ में आ गई बात क्या? तो डेफिनेशन लिख के आना पड़ेगा 11th वालों को। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर द मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन। और इनकी जो मैथमेटिक्स होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, उसको बोला जाता है स्केलर अलजेब्रा, जो तुम 10th तक सीख के आए हो। 3 kg पोटैटो प्लस 2 kg पोटैटो प्लस करा, तो कैसे प्लस कर देते थे? खाली डायरेक्टली ऐड करके 3 + 2 5 हो जाता है। वेक्टर में 3 + 2 5 से लेके 1 से लेकर 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है। एक वेक्टर 3 का है, एक वेक्टर 2 का है, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 जा सकती है, मिनिमम वैल्यू 1 जा सकती है। एंगल पे डिपेंड करता है। 3 + 2 अगर सेम डायरेक्शन में तो 5 हो जाएगा। 3 + 2, एक 3 का वेक्टर इधर है, 2 का वेक्टर इधर है, तो 3 - 2 1 हो सकता है। 90 डिग्री के एंगल पे तो कुछ और वैल्यू हो सकती है। तो वो डिपेंड करेगा 3 + 2 क्या होगा वेक्टर्स में, है ना, फिक्स वैल्यू नहीं होगी। जैसे स्केलर्स में 3 + 2 इज ऑलवेज 5। तो इनका अलजेब्रा अलग है, इनका अरिथमेटिक्स अलग है, और वेक्टर्स का अलग होता है। फिजिक्स में तो आप पढ़ते ही हो, मैथमेटिक्स में 12th में पूरा अलजेब्रा एक चैप्टर होता है वेक्टर्स, है ना। कौन सा वाला होता है? शायद 12th चैप्टर होता है ना, सेकंड पार्ट में, है ना। 12 चैप्टर ही होता है, 10 होता है, 10 होता है शायद। चैप्टर नंबर 10 है वेक्टर्स में, क्लास 12th में। तो बताओ मैथ्स वाले जो पढ़ रहे हो, कौन सा चैप्टर है? पार्ट 2 में ही है ना, क्लास 12th में। पार्ट 2 में चैप्टर 10 ना, चैप्टर तो नंबर तो याद हो होंगे, गिनती के तो चैप्टर है 14 चैप्टर। चैप्टर 10 है, उसके बाद 3D है शायद, कोऑर्डिनेट। यस सर। दो फिजिकल क्वांटिटीज, ये वाली बात तो हो गई। चल हाँ, वेक्टर्स में क्या है? दो फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन।
उनको आपको पूरी तरह से समझाना है किसी दूसरे को। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं कि आपको दूसरे को समझाना है, तो उसके साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बोलना पड़ेगा, अदरवाइज उसका मीनिंग, आपकी बात का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, वो समझ नहीं पाएगा और ये मीनिंग आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप फुटबॉल खेल रहे हो, इधर गोल पोस्ट है, इधर गोल पोस्ट है, ठीक है, सेंटर में बॉल रखी हुई है, आपको बोला गोल कर दो, तो एक बंदा गया गोल करना है, आपको बोला आपको 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किक करना है, गोल हो जाएगा, मैंने बोला। तो ये बंदा गया 15 मीटर पर सेकंड से इधर किक कर दिया और इसका गोल पोस्ट ये था, तो क्या हो जाएगा? तो अनगोल हो जाएगा, है ना, अपनी टीम के खिलाफ ही गोल कर दिया ऐसे। तो मैंने क्या, खाली मैंने बोला कि 15 मीटर पर सेकंड से किक करना, खाली इतना सुना और वो भाग गया, है जल्दी, पूरी बात सुनी नहीं, बच्चे यही करते हैं, पूरी बात सुनने का तो उनके पास होते ही नहीं है। तो 15 मीटर पर सेकंड से इधर किक कर दी उसने, इधर किक करी तो खुद के टीम के खिलाफ ही गोल हो गया। अभी वैसे अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया में तुमने देखी, आज कौन जीत गया? फुटबॉल लवर्स, सऊदी अरेबिया जीत गई यार, अर्जेंटीना हार गई, मेसी की टीम। ठीक है, तो दे ओबे स्केलर अलजेब्रा वेक्टर्स में। तुम्हें देखो ये वाली क्वांटिटी मैंने बोली, तुम्हें ये क्या बताना था? मैंने बोला 15 मीटर पर सेकेंड और उसमें बोला गोल पोस्ट ए है, गोल पोस्ट बी है, बी की तरफ किक करना था या राइट की तरफ तुम्हें किक करना है, ये उसने नहीं सुना। मैंने बोला था 15 मीटर पर सेकेंड, या मैंने बोले ही नहीं, चलो बोला 15 मीटर पर सेकेंड से किक कर दो, तो उसने इधर किक कर दिया, आंखों पे पट्टी बांध दी थी, मान लो, तुम बोलेगा उसे दिख नहीं रहा था क्या? तो उसके बाद फिर इसने इधर किक कर दी, तो फिर उसकी टीम के खिलाफ ही गोल हो गया, तो मीनिंग कंप्लीट नहीं हुआ इस डिस्क्रिप्शन। तो मेरे को क्या बोलना था पूरा का पूरा कि 15 मीटर पर सेकेंड से टूवर्ड्स राइट तुम किक करोगे तो तुम्हारी टीम का गोल हो जाएगा। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट, तो ए मैग्नीट्यूड है और इसके साथ ये डायरेक्शन एसोसिएटेड है, और ये दोनों बोलना पड़ेंगे मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन के लिए, तब जाके इसका मीनिंग कंप्लीट होगा। इतना ही नहीं, तीसरी चीज भी आती है। फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहलाने के लिए दो चीज तो होने ही चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दे मस्ट ओबे वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। खाली दोनों होना ही जरूरी नहीं है, दो के अलावा तीसरी शर्त भी क्या है कि दे मस्ट ओबे वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर का जो अलजेब्रा है ना, जैसे स्केलर में 3 + 2 5 होता है, तो वेक्टर का भी एडिशन के रूल्स होते हैं, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, पॉलीगॉन लॉ, लैमीज थ्योरम, तो ये सबको फॉलो इसको करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो ये दोनों के होने के बावजूद भी वो वेक्टर नहीं कहलाएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होंगे तब भी वो वेक्टर नहीं कहलाएगा, अगर क्या नहीं करेगा, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात क्या? ये पॉइंट क्लियर है सभी? सभी नए बच्चों को, 11वीं वाले बच्चे खास तौर पे, जो हमारे ऑफलाइन बेस पे जो स्टूडेंट हैं, वो लोग वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ इलस्ट्रेशन है, तो ठीक है, ये राजू है, कौन है ये? राजू। राजू गया शॉप पे, वो ये शॉप अलग अलग सिचुएशन में अपने बदल जाएगी। अभी मान लो ये किराने की शॉप है, तो राजू गया, उसने बोला दुकानदार से 5 kg शुगर दे दो। क्या इसको समझ में आ जाएगी और ये सही दे पाएगा इसको? क्या 5 kg शुगर बोलने से इसका मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन या इसका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा और इसे सही सामान दे देगा? क्या बताओ, ये बात दे देगा? 5 kg शुगर जैसे ही राजू ने बोला, ठीक है, तो ये इसको 5 kg शुगर निकाल के दे देगा, और जो ये कहना चाह रहा था ये समझ जाएगा, उसका इस क्वांटिटी का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ? मास। तो मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। दूसरा एग्जांपल में मान लो ये सब्जी वाला है शॉप, ये लाल वाला, लालू, ये लाल, ये राजू और ये लाल। तो लाल के पास गया, तो पीले ने बोला 2 kg पोटैटोस दे दो, तो इसको समझ में आ जाएगा कि डिस्क्रिप्शन कंप्लीट है क्या ये? हाँ, तो इसको समझ में आ जाएगा, 2 kg पोटैटो देगा, डिस्क्रिप्शन कंप्लीट है, दैट्स व्हाई मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसने बोला, अभी मान लो अभी ऐसे वो हार्डवेयर की शॉप होती है, या जो सरिये पाइप की इसकी शॉप होती है, तो प्लास्टिक का पाइप लेने गया, पीवीसी का, मम्मी ने भेजा इसको कि पाइप लेके आओ, अपने काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो इसने बोला जाके कि 6 फीट पाइप दे दो, 6 फीट का पाइप दे दो। तो सही बोला क्या? मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन है, कंप्लीट हो गया क्या डिस्क्रिप्शन? ये पाइप दे देगा क्या इसको 6 फीट बोला तो? क्या ऐसे बोलेगा 6 फीट पाइप राइट में दे दो, लेफ्ट में दे दो, ऐसा तो नहीं बोलना पड़ेगा ना। 6 फीट पाइप बोलेगा, डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने लेंथ बताया और इसको समझ में आ गया, तो लेंथ भी कैसी क्वांटिटी है? बोलो, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गई बात? क्या ये इलस्ट्रेशन क्लियर है? Yes, sir. फुटबॉल खेल रहे हो, तुम्हारी टीम के प्लेयर है, उनकी टीम के प्लेयर है। अब जब तुम्हारे को क्या करना है, गेम खेलना होता है, तो आप अपने खिलाड़ी को पास देते हो या दूसरे खिलाड़ी को? वो तो दूसरे के पास भी चला जाता है, क्योंकि वो भी क्या है,
एग्रेसिवली खेल रहे होते हैं, चेस करते हैं बॉल को। पर अगर तुम एज अ टीम वर्क खेल रहे हो तो अपने प्लेयर को पास कर रहे हैं। मैंने बोला तुम्हारे को 5 मीटर खाली बोल देना कि अपने प्लेयर को पास करने के लिए 5 मीटर बॉल को आगे बढ़ाना है, तो ये सफिशिएंट है या मेरे को ये बोलना पड़ेगा 5 मीटर टूवर्ड्स राइट या एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जहाँ पे तुम्हारा प्लेयर खड़ा है, यहाँ पे तुम हो और यहाँ पे दूसरा प्लेयर, इसको पास देना है तुम्हारे को। मैंने बोला 5 मीटर बस किक कर दो बॉल को। 5 मीटर इधर भी जा सकती है, 5 मीटर इधर भी, 5 मीटर किधर करना है मेरे को, जिधर मेरा टीम का प्लेयर खड़ा है। तो 5 मीटर अगर मैंने इधर किक करी तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, उससे रेफरेंस बोल दो कि 30 डिग्री पे मैंने किक करी, तो 5 मीटर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सेस। तो ये मैंने इसकी पोजीशन बताई अपने प्लेयर की, तब उस तक बॉल पहुंच पाई 5 मीटर टुवर्ड्स 30 डिग्री। तो अगर मैं पोजीशन नहीं बताता, एंगल नहीं बताता, तो क्या होता, इसका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं होता। तो दैट्स व्हाई पोजीशन भी कैसी क्वांटिटी होगी बच्चों, कैसी क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी नॉट स्केलर, क्योंकि मेरे को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इसके साथ बताना पड़ेगा फॉर द मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट क्वांटिटी। समझ में आ गई बात? Yes, sir. सेकंड की बात करते हैं। सेकंड इलस्ट्रेशन है आपके सामने, सेंटर में सन है सोलर सिस्टम में, एज यू ऑल नो दैट सारे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं इन ऑर्बिटल इन ऑर्बिट, जो कि एलिप्टिकल शेप के होते हैं, ठीक है ना। तो ये अर्थ है, ऐसे दिख रहा है, मेरा वीडियो सबको दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो टाइम क्या होता है, हाँ टाइम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी मान लो अभी रात है, क्यों रात है, अपनी इस तरफ है, सन के अपोजिट वाले, सन को डायरेक्टली फेस करने वाले एंड पे नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये थोड़ी देर में आप बोलोगे कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट भी करती है और धीरे 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 पूरे रिवॉल्यूशन भी चल रहा होता है उसका। तो टाइम का मतलब क्या होता है, अब ये 360 डिग्री पूरा घूमेगी तो वापस से वही वाला टाइम आ जाता है। मान लो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, तो 360 डिग्री को वापस अर्थ को घूमना है, रोटेट करना है, तो वापस से कल के 6 बज जाएंगे, 360 डिग्री घूमना है। तो ये जो रोटेशन ऑफ द अर्थ और या रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ से जो कैरेक्टरिस्टिक अटैच है, उसकी स्पीड से, जो रोटेशन की स्पीड से एसोसिएट अपने जो एक क्वांटिटी बनी है, दैट इज टाइम, दैट इज टाइम। जैसे सूरज डूबा आज, तो कल वापस से डूबेगा, उसके बीच में क्या टाइम ड्यूरेशन होगी, या सूरज राइज हुआ कल वापस से आएगा, उसके बीच में क्या ड्यूरेशन होगी, उसके बीच में कोई एक जो ड्यूरेशन है उसको नापा अपने नंबर में नापा। कैसे नापा, ज्योग्राफी में पढ़ते हो तुम, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड वगैरह, स्टैंडर्ड मेरिडियंस वगैरह जो होते हैं। तो दैट क्वांटिटी इज टाइम, दैट क्वांटिटी इज टाइम। इसको भी तुम नंबर में बता पाते हो, तो पहले तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये समझ में आ रही है बात। तो क्या ये स्केलर है, वाकई में स्केलर है या वेक्टर है? तो टाइम के साथ डायरेक्शन तो एसोसिएट कर सकते हो क्या तुम? कर सकते हो, कैसे? कल पास्ट था, आज प्रेजेंट है, कल फ्यूचर है, टाइम का डायरेक्शन भी हो गया, है ना। पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर, तो ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, ये बताओ। स्केलर क्यों, डायरेक्शन है तो सही, टाइम ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पास्ट प्रेजेंट टू फ्यूचर, पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाता है, ये डायरेक्शन हो गई। और मैग्नीट्यूड तो होते ही है कि आज क्लास 2 घंटे चलेगी, उन लोगों से बोल रहा हूँ, जैसे 2 आवर क्लास चलेगी 9:30 से 11:30, तो पास्ट बीच में प्रेजेंट भी चल रहा है अपना और फ्यूचर भी आने वाला है 11:30 तक, तो ये तो डायरेक्शन भी हो गई इसकी। सोचने वाली बात है, बताओ। देखो, एक चक्कर घूम गई तो एक दिन हो गया, ये टाइम का 24 आवर हो गया। दूसरा चक्कर अब घूमेगी तो अगला 24 आवर हो जाएगा। एक चक्कर जो घूम गई वो वापस कभी नहीं आने वाला है। तीसरा रोटेशन होगा तो अब तीसरा दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो एवरी रोटेशन इज द न्यू रोटेशन ऑफ द अर्थ। ऐसे ही ये रिवॉल्व कर रही है, एक चक्कर घूम गई तो 1 साल हो जाता है ना। ऐसे अभी हाँ, अगर आप क्रिश्चियन कैलेंडर सिस्टम को देखो तो आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट 2023 बार रिवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द ईयर। तो अब आप इस हिसाब से जो चीज हो चुकी है वो वापस कभी नहीं आई, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। और ऐसे क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसके साथ खाली ओनली यूनिक डायरेक्शन एसोसिएटेड है। कभी भी टाइम ऐसा होगा कि फ्यूचर से प्रेजेंट से पास जा सकता है? जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके साथ खाली यूनिक डायरेक्शन ही एसोसिएटेड है, तो उसको वेक्टर रिगार्ड करने से अपने को कोई मतलब चीजों को कॉम्प्लेक्स करने वाली बात होगी, है ना। तो यूनिक डायरेक्शन एसोसिएटेड मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की तरफ ही जाएगा, फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट की तरफ नहीं आ सकता। तो यूनिक डायरेक्शन एसोसिएटेड वाली जो भी क्वांटिटी होती है उसको अपन वेक्टर नहीं बोलते, है ना। वेक्टर है हर डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन हो सकती है, हर सेंस में उसकी डायरेक्शन हो सकती है, तो आप वेक्टर बोलोगे तो मतलब, पर एक ही डायरेक्शन है, प्रेजेंट पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर। तो आप फिर क्या करते हो, ऐसी क्वांटिटी को आपके सिंप्लिसिटी के लिए स्केलर रिगार्ड कर लिया जाता है। अभी ये आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, पर अभी जब मैं प्रेशर की बात बताऊंगा तब समझ में आएगी ये बात। क्या बोला मैंने?
अ क्वांटिटी हैविंग यूनिक डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकती, यूनिक डायरेक्शन एसोसिएटेड विथ इट, उसको क्या रिगार्ड कर लेते हैं अपन, एसोसिएटेड विथ इट इज रिगार्डेड एज स्केलर ओनली, उसे स्केलर मानना ही, क्योंकि टाइम हमेशा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की तरफ ही जाएगा। एक टाइम ये है 2 आवर का, दूसरा टाइम मैंने मान लिया 4 आवर का, 4 आवर का, और वो भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की तरफ ही जाएगा। तो दोनों के बीच में एंगल हमेशा 0 डिग्री रहने वाला है, 0 डिग्री रहने वाला है, तो हमेशा डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं। तो मैं क्यों इसको कॉम्प्लेक्स बनाऊं, उसके लिए अलग से अलजेब्रा वगैरह बनाने की कोशिश करूं। ठीक है, समझ में आई बात क्या? A quantity having unique direction associated with it is regarded as scalar. जैसे प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एरिया के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसी को प्रेशर बोलते हैं। तब उस फोर्स का डायरेक्शन ही फिक्स कर दिया आपने, है ना, ये एरिया है, उससे हमेशा परपेंडिकुलर वाला जो फोर्स लगेगा उसी को ही आप क्या बोलोगे, फोर्स एक्टिंग, और ये यूनिट एरिया है मान लो, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तब ये फोर्स ही हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर है, एक यूनिक डायरेक्शन है इस फोर्स का, तो मैं इसको स्केलर वेक्टर बोल के क्या करूँगा, हमेशा फोर्स का कौन सा डायरेक्शन लेना है, जो परपेंडिकुलर है। तो मेरे को फिर यूनिक डायरेक्शन है फोर्स का, तो प्रेशर को भी कैसे क्वांटिटी रिगार्ड करेंगे, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रही है क्या बात आपको? Yes. Yes, sir. प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा एरिया से, नहीं लगेगा तो अपन कंपोनेंट कर लेंगे बात, है ना, समझ में आएगा आपको अभी कंपोनेंट क्या होता है। अगर ऐसे भी लग रहा है तो अपन उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से ही दबाव लगेगा। अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट है तो उससे प्रेशर की बात आप नहीं करोगे, उससे इस पे लोड नहीं आने वाला है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? एक और ऐसी क्वांटिटी है सरफेस टेंशन, इस फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसका भी फोर्स का डायरेक्शन फिक्स होता है। एक लिक्विड का सरफेस, उस पर आपने एक लाइन खींची, वो मॉलिक्यूल तो दोनों एक दूसरे को इस तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करके रखते हैं, तो उस फोर्स की डायरेक्शन भी फिक्स होती है। वो फिक्स होती है इस वजह से उस क्वांटिटी को भी क्या रिगार्ड करोगे, सरफेस टेंशन को स्केलर बोलोगे या वेक्टर बोलोगे? सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो उस फोर्स की डायरेक्शन भी एक यूनिक डायरेक्शन है, वो क्या होती है वो आप देखोगे उसके चैप्टर में, सरफेस टेंशन। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ और फोर्स की डायरेक्शन ही यूनिक है, तो इस क्वांटिटी को तुम स्केलर बोलोगे या वेक्टर बोलोगे, बताओ? सरफेस टेंशन इज नॉट अ फोर्स, इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। समझ में आ गई बात क्या? ऐसे प्रेशर इज ऑल्सो नॉट अ फोर्स, इट्स फोर्स पर यूनिट एरिया। ये 2 इलस्ट्रेशन, अब ये तीसरा इलस्ट्रेशन देखो, समझो सभी लोग ध्यान से देखो स्क्रीन पे। ये गाड़ी वाले भैया हैं, ठीक है, ये बाहर के मान लो तमिलनाडु का नंबर है इनकी कार का, बहुत दूर से भारत घूमने निकलेंगे। तुम बोलोगे नहीं तो इनको रास्ता नहीं पता क्या है, तो ये केस समझो। तो ये भैया है, बोले मेरे को इंदौर जाना है, ठीक है, अभी ये मान लो जावरा में एट प्रेजेंट, इनको इंदौर जाना है, ठीक है। तो ये ऑरेंज वाले भैया से पूछा कि इंदौर जाना है मेरे को, तो कितना डीजल डलवा लूँ, अभी डीजल खत्म हो गया, कितनी दूर है इंदौर। अब गूगल मैप वगैरह नहीं है इनके पास, है ना, वो टेंशन तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि 150 किलोमीटर है यहाँ से, तो आप उस हिसाब से डीजल डला। तो जैसे ही 150 किलोमीटर बोला तो ये डीजल भराने जाएगा, 15 का एवरेज मान लो उसकी कार का, 10 लीटर डीजल भरा लिया, इसका काम हो जाएगा। तो खाली 150 किलोमीटर बोलना, इसके लिए मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन रहा कि नहीं रहा, ये बताओ? रहा, है ना। तो ये चीज, ये जो क्वांटिटी बताई है, दैट इज व्हाट, डिस्टेंस बताया मैंने, कितनी दूरी है। और इससे ये जो भी कराना चाह रहा था, पेट्रोल डीजल जो कराना चाह रहा था, वो उसका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया। तो डिस्टेंस बताने के लिए कितनी दूर है या क्या है, उसके लिए आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती है। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इतना समझ आया? आगे बढ़े। अगला इलस्ट्रेशन देखो, ये मेरी सिटी ग्वालियर की बात कर रहा है ना। यहाँ पे एक सफेद वाले भैया खड़े हुए अपनी गाड़ी के साथ, अभी सेंगल में कार बनाना नहीं आती थी तो ऐसे डिब्बे बना दिया मैंने, ठीक है। और एक ये लाल वाले भैया से पूछ रहे, ये लाल वाला भैया मैं हूँ मान, तो इसने मान लो कानों में ईयरफोन लगा रखा था, बहुत तेज म्यूजिक सुन रहा। इसने बोला आगरा जाना है, तो मैंने बोला 120 किलोमीटर है, टुवर्ड्स राइट जाना है आपको। टुवर्ड्स राइट वाली बात इसने सुनी नहीं, 120 किलोमीटर सुना और 120 किलोमीटर इधर की तरफ चल दिया। 120 किलोमीटर इधर की तरफ चल गया, 120 किलोमीटर इधर की तरफ गया तो कहाँ पे पहुंच गया ये बोलो? आगरा की जगह कहाँ पहुंच गया? झांसी पहुंच गया, ठीक है। आगरा जाना था, झांसी पहुंच गया। तो क्या डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हुआ क्या सर? कौन सी चीज बताना चाह रहा था मैं इसको? सर डायरेक्शन। हाँ, पोजीशन बोलोगे, इसे क्या बोलोगे? पोजीशन ऑफ आगरा बता रहा था मैं, जहाँ पे खड़ा है वहां से पोजीशन ऑफ आगरा। पोजीशन ऑफ आगरा मेरे को ये पूरा सुनता तो ये
इसका मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है। क्या है पोजीशन इसकी, यहाँ देख के बताओ, 120 किलोमीटर टूवर्ड्स, इस गाड़ी के हिसाब से, तो इसको किधर टर्न लेना है बोलो, राइट की तरफ। तो ये डायरेक्शन वाला एलिमेंट अगर इसके साथ बोलता मैग्नीट्यूड के साथ, तो ये वेक्टर क्वांटिटी, ये मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन होता, तब जाके ये सही डायरेक्शन में सही जगह पे पहुंच पाता, पर ये नहीं पहुंच पाया। तो इसका मतलब समझ में आता है कि पोजीशन बताने के लिए आपको दो चीजें जरूरी है, एक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत गहरी नींद में सो गई है ताहिरा, सो जाओ जाओ, सो जाओ जाओ, तुम बंद कर दो। बच्चों समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब अब सारी लिस्ट भी बना के देने वाला हूँ, ये सारे मैंने आप, चलो इसी में अपन बहुत सारे इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब इससे फिर से इसने मेरे से सवाल करा, दूसरा सवाल पूछा है कि चलो अच्छा 120 किलोमीटर है, तो मैंने बताया 120 किलोमीटर है, आप 60 की स्पीड से जाओगे 60 किलोमीटर पर आवर की, तो 2 घंटे में आप आगरा पहुंच जाओगे। पर इसने ये नहीं सुना कि 60 किलोमीटर पर आवर आपकी कार चलाना तो है, पर टूवर्ड्स राइट चलाना, खाली 60 किलोमीटर पर आवर बोला मैंने, और ये अपनी गाड़ी को लगा के सीधे चलता गया, है ना। तो ये दूसरी डायरेक्शन में चला गया, तो पहुंच पाएगा क्या बोलो, 2 घंटे में, 2 घंटे तक चलता रहा 60 की स्पीड से, तो जहां पहुंचना वहां नहीं पहुंच पाया, पहुंचना तो ऐसे आगरा, आपको 120 किलोमीटर कहीं और ही पहुंच गया। तो ये 60 किलोमीटर पर आवर जो मैंने बताया, उसके साथ अगर इसने ये सुना होता या मैंने बताया होता टूवर्ड्स राइट, तो अगर वो जाता तो 120 किलोमीटर चलता, तो उस डेस्टिनेशन को पहुंच जाता, मतलब डिस्क्रिप्शन मीनिंगफुल हो जाता और कंप्लीट हो जाता है इसके लिए। बट इसने ये डायरेक्शन वाली बात सुनी नहीं है, मैंने बोली नहीं, इस वजह से ये पहुंच नहीं पाया। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्पीड अलोंग विद इट्स डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज योर वेलोसिटी। वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी फिर, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी आपको बताने के लिए क्या करना पड़ता है, डायरेक्शन भी बताना पड़ती है अलोंग विद द मैग्नीट्यूड। समझ में आई बात? बोल लो कुछ। Yes. Yes, sir. ऐसे ही दरवाजा है, इस पे लिखा है पुल, है ना, पुल मतलब खींच के बाहर की तरफ खुलेगा, पर एक बंदा है वो इसे अंदर की तरफ धक्का दिए जा रहा है ना, धक्का दिए जा रहा है खुलने के लिए। मैंने बोला 5 न्यूटन, तुम 1 न्यूटन का फोर्स लगाओ वो खुल जाएगा, पर इसने बोला कि सारे दरवाजे अंदर ही खुलते, मैं तो 1 न्यूटन अंदर ही लगूंगा, फिर 2 न्यूटन लगाया, 3 न्यूटन लगाया, फिर भी दरवाजा नहीं खुल रहा। क्यों नहीं खुला? क्योंकि 1 न्यूटन के साथ किधर फोर्स लगाना है, 1 न्यूटन टुवर्ड्स आर सेल्स, है ना, जो भी लगा रहा है या 8 सेल्स, है ना। तो अगर वो फोर्स के साथ साथ अगर मैंने डायरेक्शन नहीं बताई, तो यहाँ पे मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन नहीं होएगा। तो फोर्स इज कैसी क्वांटिटी, फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। Vector quantity. हाँ, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे बहुत बड़ी खाई है, कार यहाँ पे खड़ी हुई है, अटक गई है यहाँ पे कार, कि गिरने वाली है, का स्लोप था, और एक बंदे को मैंने भेजा आंखों पे पट्टी बांध के कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ और कार को बचा लो। तो ये गया और 10 न्यूटन का फोर्स इसने इधर लगा दिया, तो क्या कार बच पाएगा, कार वाला बच पाएगा क्या, अंदर गिर जाएगा। तो मेरे को क्या बोलना था कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है, क्या अपनी तरफ लगाना है, खींचना है ना। कौन सा फोर्स लगाना है, पुल फोर्स लगाना है। तो मैं बोलता टूवर्ड्स योरसेल्फ फोर्स लगाना है, 10 न्यूटन टूवर्ड्स योरसेल्फ। तो ऐसे फोर्स लगाता तब जाके ये बच जाता। तब डिस्क्रिप्शन अगर मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ तो कंप्लीट नहीं होएगा, अगर डायरेक्शन नहीं बता रहे होगा तो वो क्वांटिटी वेक्टर होगी। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया हो, 11th वाले बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. अर्पिता, Sir, I guess अमोल, सैम, Yes, sir. रफीक, माइक बंद कर लो, डिस्टेंस से आवाज आ रही है। चलो अपन नेक्स्ट बात पढ़ते हैं। इतना समझ में आया तो अपन अब लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट तो देखो ये धीरे धीरे तुम फिजिक्स पढ़ते जाओगे 11th 12th में तो बनती जाती है। फिर भी मैं थोड़ा कभी क्वेश्चन आते हैं ना, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो कि सेलेक्ट वेक्टर क्वांटिटी आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो उसको टेकल करने के लिए रफ आइडिया बता देता हूँ। किसको स्केलर में रखोगे, किसको वेक्टर में रखोगे, स्केलर क्वांटिटीज और इधर वेक्टर क्वांटिटीज के लिस्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले तुम जब ये पढ़ रहे हो पार्ट 1, इसको मैकेनिक्स बोलते हैं, पूरा पार्ट 1 जो किताब है तुम्हारी, उसमें तुम पढ़ते हो मास के बारे में पढ़ते हो, लेंथ के बारे में पढ़ते हो। लेंथ को आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो,
एक आर्टिकल के में लंबाई होती है, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई होती है, पर आपको ट्रेवल करना है तो 2 पॉइंट की दूरी को कितना ट्रेवल करा उसे डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो मास, लेंथ और डिस्टेंस, टाइम, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम भी लिख लो, पहले वॉल्यूम लिख लो, वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम को क्या बोलते हो फिर? डेंसिटी, डेंसिटी हो गया। फिर आप और देखो क्या है, फिर आपका चैप्टर आगे बढ़े, वर्क, पावर, एनर्जी, तीनों क्वांटिटी, जो भी चैप्टर का नाम है, वर्क, पावर एंड एनर्जी, तीनों क्वांटिटी कैसी हैं? स्केलर। पहले मैकेनिक्स में मास, लेंथ, टाइम पढ़ा तुमने, पर एक और भूल गए, मैकेनिक्स में और क्या पढ़ के आते हो? डिस्टेंस तो हो ही गया, और स्पीड भी तो पढ़ के आते हो, स्पीड। तो ये मैकेनिक्स की क्वांटिटी हो गई कुछ। वॉल्यूम भी लिख लिया, डेंसिटी भी लिख लिया, वर्क भी लिख लिया, पावर भी लिख लिया, एनर्जी भी लिख लिया। देन आगे बढ़ो तुम, फिर आते हो थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हो बोलो? मेनली टेम्परेचर पढ़ते हो और तरह तरह की एनर्जीज पढ़ते हो, कोफिशिएंट्स पढ़ते हो, है ना। तो टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है? 50 डिग्री सेल्सियस टूवर्ड राइट या 50 डिग्री सेल्सियस टूवर्ड्स लेफ्ट, या बोथ आर रॉन्ग? आपके साथ डायरेक्शन नहीं बोलना पड़ता है। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, है ना। कौन सी चीज में कितनी ज्यादा हीट है, कितनी ज्यादा हीट नहीं है, दैट इज द रिलेटिव मेजर इज कॉल्ड एज योर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद तुम आते हो 12th की फिजिक्स में। तो सबसे पहले चैप्टर क्वांटिटी किसका पढ़ते हो आप? चार्ज। चार्ज इज योर स्केलर क्वांटिटी अगेन। बस इसका नेचर दो तरह की, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन इज नॉट एसोसिएटेड विद डायरेक्शन। ये डायरेक्शन नहीं बताते हैं, +2 चार्ज -2 चार्ज डायरेक्शन नहीं बताते हैं। इट स्पेसिफाइज नेचर ओनली, कि 2 तरह के चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नेचर बताता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे प्लस, ऐसा नहीं है स्केलर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे मतलब अलग होता है, वहां पे अलग। वेक्टर में मतलब होता है डायरेक्शन से, स्केलर में मतलब होता है नेचर से। समझ में आ गई बात? देन चार्ज पढ़ने के बाद अगला चैप्टर पढ़ते हो तुम क्या? चार्ज, वही इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक और क्वांटिटी पढ़ते हो, दैट इज योर पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कॉल्ड एज योर पोटेंशियल। वर्क डन और नीचे भी चार्ज, ऊपर भी स्केलर नीचे भी स्केलर, दैट इज योर स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल। उसके बाद तुम करंट, इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ते हो? करंट। करंट भी कैसी क्वांटिटी है बच्चों? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? अभी देखेंगे अपन स्पेशल केसेस में। करंट हो गया। फिर तुम कितनी भी तरह की एनर्जी ले लो। अब एनर्जी लिखा मतलब मैंने काइनेटिक एनर्जी भी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी भी हो गई, सारी तरह की जितनी भी तरह की एनर्जीज है वो एनर्जीज में आ गई तुम्हारी, है ना। तो ये मत बोलना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सब इसी में ही आ गई। करंट के बाद फिर तुम लाइट वाइट में आ जाओ, है ना। तो उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में चले जाओ, बस इतनी लिस्ट याद रख लो तुम, एक्सेट्रा। दिस इज द लिस्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर की इसी से बना लेंगे वो अपन, ठीक है। डिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। कितना शिफ्ट हुआ इनिशियल से फाइनल पोजीशन, उसकी एक डायरेक्शन होती है। स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड, जैसे गाड़ी वाले केस में, कार वाले केस में आगरा जाना था तो राइट में 120 किलोमीटर चला, तो डिस्प्लेसमेंट आप बोलोगे 120 किलोमीटर टूवर्ड्स राइट। तो डिस्प्लेसमेंट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। और एक और, डिस्प्लेसमेंट से पहले कोई चीज कहाँ स्थित है उसके लिए भी आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बताना पड़ा था? जैसे डायरेक्शन भी बताना पड़ा था कि पोजीशन ऑफ आगरा इज 120 किलोमीटर टूवर्ड्स राइट। तो ये भी क्या है यहाँ पर? पोजीशन भी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड के कोरस्पॉन्डिंग एक क्वांटिटी आएगी, दैट इज योर वेलोसिटी। समझाया आपको? दिस इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर आप आओ इधर, इधर अलग ही चलता है। कौन कौन सा? फोर्स, है ना, एक्सेलरेशन, और अलग अलग तरह के फोर्सेस इसमें आ जाएंगे। तो इतनी क्वांटिटीज क्या हैं, बहुत सारी और भी हैं, पर धीरे धीरे ये वाली लिस्ट अपडेट होती रहेगी आपको कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज है। एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और फिर तुम आगे जाओगे 12th में भी, तो कौन सी वेक्टर है, कौन सी स्केलर है। इसमें एक और जोड़ सकते हो स्केलर में, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज वेल एज मैग्नेटिक फ्लक्स। दोनों ही क्या होते हैं? फाई बी या फाई ई, दोनों ही कैसी होती हैं? जो 11 के बच्चे हैं वो घबराओ मत, ये क्या बोल रहे हैं, लिस्ट तो अपने आप बनते जाएंगे, याद नहीं करना है। मैंने याद करने का थोड़ा एक तरीका बता दिया है, जो 12th में आ गए वो लोग इस तरह से स्केलर के कुछ नाम याद कर सकते, ठीक। अब सम स्पेशल केसेस, बस 5 मिनट और बच्चों। सम स्पेशल केसेस। फर्स्ट क्वांटिटी इज
रोटेशन में पढ़ोगे, जो नए बच्चे हैं घबराओ मत, अभी सुन लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब चैप्टर आएगा तो अपने आप समझ में आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नीदर स्केलर, स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं है, इट्स अ टेंसर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? जो एक और अपनों ने क्वांटिटी बताई थी, टेंसर। आपके लेवल पे या हमारे लेवल पे अपनों को इसके पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना ही पता होना चाहिए कैसी क्वांटिटी है ये, टेंसर क्वांटिटी। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। देन मैंने बताया करंट। करंट इसको स्पेशल केस में क्यों रख रहा हूँ बच्चों में, क्योंकि करंट के साथ आप बोलते हो ये वायर है, वायर में करंट ऐसे जा रहा है, तो इसका तो डायरेक्शन हो गया, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इस दिशा में जा रहा है, मतलब टूवर्ड्स राइट हो गया, है ना। तो एक वायर 2 एम्पियर का है, और मान लो दूसरा वायर ऐसे आ रहा है यहाँ पे लाल कलर का, वो 6 एम्पियर करंट लेके आ रहा है इस जंक्शन पे, और तीसरा वायर में से फिर ये करंट निकल रहा है। कितना करंट? 2 + 4, 2 + 6 हमेशा 8 होएगा। यहाँ पे एमीटर लगाओगे तो उसकी रीडिंग में हमेशा 8 एम्पियर आएगा। मतलब 2 + 6 अगर वेक्टर अलजेब्रा होता तो 8 से लेकर के 4 के बीच में इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती थी। 6 + 2 करो तो 8 हो जाएगा, वेक्टर में बात कर रहा हूँ। 6 - 2 करोगे जब 180 डिग्री में होंगे तो 4 हो जाएगा। 4 से लेकर 8 तक की कुछ भी वैल्यू पॉसिबल थी अगर वेक्टर होते करंट, और एमीटर हमेशा 8 एम्पियर रीड करेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? करंट इज नॉट फॉलोइंग वेक्टर अलजेब्रा, स्केलर को ही फॉलो कर रहा है। 2 + 6 हमेशा 8 ही है, तो 8 ही होगा, और वायर के बीच में क्या एंगल है उस पर डिपेंड नहीं करने वाला है। समझ में आई बात सबको क्या? तो इसका रीजन 12th में पूछते हैं, व्हाई करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी although it has magnitude and direction. So you will say it doesn't obey what? वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा को या एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। इट ओबेज किरचॉफ जंक्शन रूल या करंट रूल जो होता है उसको फॉलो करता है। दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। और कुछ बातें हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बता दिया, करंट का बता दिया, प्रेशर का मैं बता चुका हूँ, वो भी स्पेशल केस में लिख लो। प्रेशर क्यों स्केलर है बच्चों? बिकॉज इट हैज ओनली यूनिक डायरेक्शन ऑफ फोर्स एसोसिएटेड विद इट। फोर्स हमेशा कौन सा फोर्स लेना है, कौन सा कंपोनेंट लेना है जो एरिया से कैसे 90 डिग्री के एंगल पे। तो दैट्स व्हाई एक यूनिक डायरेक्शन का वेक्टर है तो उसे फिर आप स्केलर रिगार्ड कर सकते हैं, ठीक है। 4th पॉइंट तुम्हें बताया था क्या? सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। और स्पेशल केस में एक और आप देखो रोटेशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रोटेशन, इस पेन को, इस मोबाइल को मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है, बहुत कम डिग्री से घुमाया, स्मॉल डिग्री से घुमाया, तो इसे बोलते हैं डी थीटा रोटेशन। बहुत कम होता है तो उसके लिए अपन फिजिक्स में क्या लगाते हैं? स्मॉल डी स्टैंड फॉर कोई चीज बहुत कम उससे चेंज हो रही है। 10 डिग्री एंगल था, 10.001 डिग्री हो गया, तो ये चेंज बहुत स्मॉल है तो उसके आगे डी लगा दिया जाता है। तो चेंज इन एंगल इज वेरी स्मॉल, तो स्मॉलर एंगुलर रोटेशन इज रिगार्डेड एज वेक्टर क्वांटिटीज, उन्हें वेक्टर बोला जाता है। पर अगर मैं इस मोबाइल को 180 डिग्री घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं पूरा, तो ये फाइनाइट रोटेशन है, और फाइनाइट रोटेशन इज नॉट अ एक्सियल वेक्टर, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी ओनली। तो छोटा अगर रोटेशन कर रहे हो तुम, छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, इट्स अ वेक्टर, और अगर लार्ज एंगुलर या फाइनाइट एंगुलर रोटेशन हो रहा है तो इट्स रिगार्डेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रही है बात कैसे? कोई स्पेशल केसेस सारे क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो इतनी सारी बातें आज हम लोगों ने पढ़ी, क्या क्या पढ़ी वो आपको रिकॉल करना है ना। यही अपनी क्लास का रूल होता है, जो पढ़ा वो रिकॉल करना है, कल आएंगे तो फिर रिकॉल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज क्या क्या पढ़ लिया, फिर अपन कल क्या देखने वाले हैं? कल अपन वेक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वेक्टर क्या क्या प्रॉपर्टीज ऑबे करता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट करने के बाद अपन देखेंगे कि उसके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, टेल टू टेल रख के, है ना, या टिप टू टिप रख के उसको एंगल निकाला जाता है। और उसके बाद फिर अपन देखेंगे कि वेक्टर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इक्वल वेक्टर, है ना, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल या नेगेटिव वेक्टर्स होंगे, को इनिशियल वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर्स, ये वेक्टर्स के टाइप्स पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर, ये सारे टाइप पढ़ने के बाद फिर अपन जाएंगे वेक्टर अलजेब्रा में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। ऐड करने को कंपोजिशन बोलते हैं, रिजल्टेंट निकालना बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज होती है फिर एक वेक्टर को दो में तोड़ना, रिजोल्यूशन बोला जाता है। उसके बाद आप पढ़ते हो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन पढ़ते हो उसमें, है ना, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन के 2 टाइप। तो इस तरह से अपन इस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं।
आज थोड़ा स्लो रहा, कल फास्ट और जल्दी अपन पढ़ेंगे। तो आज क्या क्या पढ़ा उसको रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या देखा आज अपन ने। लेट्स रिकैपिचुलेट जो जो अपन ने पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा, कोई बताएगा? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। उसके बाद क्या पढ़ा, मेजरमेंट किसे कहते हैं, मेजरमेंट किसे कहते हैं। उसके बाद क्या पढ़ा तुमने, यूनिट्स किसे कहा जाता है। उसके बाद क्या पढ़ा तुमने, फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन है कि नहीं है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन पढ़ा तुमने। उस क्लासिफिकेशन में अगर खाली मैग्नीट्यूड, आपको वो हटा दो प्योर रेशो वाला, अगर खाली मैग्नीट्यूड से डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है दैट्स स्केलर। अगर मैग्नीट्यूड से डिस्क्रिप्शन, खाली मैग्नीट्यूड से डिस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं होगा तो दैट्स योर वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड भी है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो वो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी तुम्हारी, वेक्टर क्वांटिटी। अलॉन्ग विथ इट मस्ट ओबे वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा को इसको फॉलो करना चाहिए। अगर ये दोनों तो करंट में भी थी, खाली वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा था, इस वजह से तो स्केलर हो गया, तो इस वजह से बोला दे मस्ट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। फिजिकल क्वांटिटी के क्लासिफिकेशन के बाद क्या पढ़ा, जल्दी से बताओ। डेफिनेशंस पढ़ी अपनों ने स्केलर और वेक्टर्स की। डेफिनेशंस क्या होती हैं वो तुमने देखी, स्केलर की, वेक्टर की। which require only magnitude for their complete description, which require magnitude as well as direction for complete description. Definition के बाद क्या पढ़ा, illustrations देखिए कुछ, है ना, कैसे आपको किस किस सिनेरियो में आपको डायरेक्शन बताना पड़ रही है तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में के लिए, और किस में नहीं बताना पड़ रहा है। इलस्ट्रेशंस देखे बहुत सारे। उसके बाद अपनों ने लिस्ट ऑफ क्वांटिटीज पढ़ी जो स्केलर और वेक्टर में आ रही है, लिस्ट ऑफ क्वांटिटीज। वो धीरे धीरे एक्सपांड होती रहेंगी, और जो नए बच्चे जिन्होंने पहले चैप्टर पढ़ा उनको घबराने की जरूरत नहीं, जो सुन रखी वो अच्छी बात है, जो नहीं सुनोगे वो आगे आएगा। लिस्ट ऑफ क्वांटिटीज के बाद अपने यहाँ लेक्चर को एंड कर दिया। आज की कहानी यहीं तक, ठीक है। अब पढ़ेंगे इसके बाद देखेंगे कल मिलते हैं बच्चों फिजिक्स की क्लास में इसी टाइम पे 9:15 बजे स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा पहला दिन था तो ऐसे ऐसा तुम लोगों के लिए भी धीरे धीरे तुम एक्वेंटेड हो जाओगे, जो नए बच्चे हैं, कैसे आना है, कैसे ज्वाइन करना है। तो कल मिलते हैं बच्चों, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. सर बायो की क्लास के लिए मिलेंगे अपन 11 बजे, ठीक है। बायो मॉलिक्यूल्स विल मीट टुनाइट एट 11 PM।